नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। एमपी के सियासी ड्रामे पर भाजपा कांग्रेस ने लगाए एक दूसरे पर आरोप। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिले में लगी धारा 144। आईटीआई की छुट्टी पर 3 आदेश, पहले निरस्त की गई छुट्टी, फिर आनन फानन में रद्द किया गया आदेश। जर्जर सड़क, अनियंत्रित होकर खेत में चली गई कार, बड़ा हादसा टला। कटंगी नगर पंचायत के 15 वार्डों के लिए हुई आरक्षण प्रक्रिया। और पद से पृथक किए जाने का मामला, वन कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। अब समाचार विस्तार से। दुनिया के कई देशों के साथ भारतवर्ष में भी अपना प्रभाव दिखा रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने राज्य के सभी स्कूल कॉलेज को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा भी 13 मार्च को यह आदेश जारी किया गया कि कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए राज्य की सभी आईटीआई बंद रहेंगे। लेकिन 14 मार्च को पुनः आदेश जारी हुआ कि आईटीआई की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इस कारण सबसे अधिक छात्र प्रभावित हुए। इस बात पर हंगामा होते देख कौशल विकास संचालनालय के द्वारा 15 तारीख को पुनः अपने 14 तारीख के आदेश को रद्द करते हुए अनिश्चितकाल के लिए आईटीआई बंद कर दी गई। हाँ, कोरोना का खतरा तो देश क्या पूरे संसार में है और इसके छुट्टी के आदेश पहले आए थे। 2-3 आदेश आ गए। एक आया था 14 तारीख को आदेश कि समस्त आईटीआई में छुट्टी रखी जाएगी। फिर उसके बाद आ गया 15 तारीख को एक आदेश कि छुट्टियां निरस्त की जाती हैं, क्लासेस यथावत रहेंगी। फिर एक मंत्रालय से जो आदेश निकला है उसमें स्पष्ट आदेश है कि छात्रों को छुट्टी दी जाए, उनको इकट्ठा ना होने दिया जाए, 20 से अधिक ना हो। इसलिए बच्चे आए तो हैं पर बहुत कम आए हैं। टोटल स्ट्रेंथ हमारी लगभग 700 है, उसमें से 70-80 बच्चे आए, 100 भी नहीं आए। तो उन बच्चों को भी हम छोड़ देंगे अभी, क्योंकि उनको मालूम भी नहीं था। और जो बच्चों को मोबाइल के माध्यम से मालूम हो गया वो स्वयं नहीं आए हैं, और जो आए हैं उनको छोड़ देंगे। बाकी ऐसी कोई इशू नहीं है कि उनको क्लासेस लगाई जाएगी और रखा जाएगा। अभी हमारे यहाँ एक समारोह होने वाला था, दीक्षांत समारोह 19 तारीख को था। उसमें जिले भर में जितने आईटीआई हैं और जो अपनी अपनी आईटीआई में मेरिट में आता है, उनका एक बहुत बड़ा जिले में बालाघाट आईटीआई में समारोह होने वाला था, जिसको हम दीक्षांत समारोह कहते हैं। उसे भी हमने कैंसिल कर चुका है। अब वो दीक्षांत समारोह नहीं हो रहा। अब 31 मार्च के बाद जैसे आदेश आएंगे उस हिसाब से उसको बाद में किया जाएगा। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय सहित जिले के भीतर 5 शासकीय आईटीआई संचालित है, जिसमें लगभग 2000 छात्र रोजाना आईटीआई प्रशिक्षण के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इतने अधिक छात्रों का एक स्थान पर जमा होना कोरोना वायरस के लिए उठाए गए प्रदेश शासन के कदम की अवहेलना करता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे देखते हुए अब आईटीआई को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। जिले के बैयर तहसील के अंतर्गत गढ़ी थाना क्षेत्र में लगातार जादू टोने के शक में लोग अपनों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। 10 मार्च को गढ़ी के पटवा में एक भतीजे ने अपने चाचा की हत्या इस बात को लेकर कर दी थी कि वह जादू टोना करता है। यह मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि 15 मार्च को क्षेत्र के ही आर्मी गांव में एक व्यक्ति ने अपने भतीजे और पत्नी पर जादू टोना के शक में प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम आर्मी निवासी देवराम टेकाम उम्र 45 वर्ष अपने भतीजे सरवन उम्र 35 वर्ष और पत्नी संपतिया उम्र 30 वर्ष को जादू टोने के शक में फरसा मारकर घायल कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए बहियर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस के द्वारा आरोपी देवराम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 16 मार्च को विज्ञान का पेपर हल किया गया। इस कड़ी में जिले के भीतर 133 परीक्षा केंद्रों में 26,368 छात्रों ने विज्ञान का पेपर दिया। कुल 27,236 छात्रों को विज्ञान के पेपर में शामिल होना था, लेकिन 868 छात्र इस पेपर में शामिल नहीं हो सके। किरणापुर थाने के अंतर्गत लांजी रोड हिर्री में मोटरसाइकिल की ठोकर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तरुण दांद्रे उम्र 28 वर्ष मटका टोला हिर्री किरणापुर निवासी विवाह कार्यक्रम में पिंडरई आ रहा था। इस दौरान बस में बैठते समय मोटरसाइकिल ने उसे ठोस मार दी, जिससे तरुण को बहुत अधिक चोटें आई। प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान 16 मार्च को मौत हो गई। मध्य प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर महाविद्यालय और स्कूल की छुट्टी अनिश्चितकाल के लिए घोषित कर दी गई हो, लेकिन इसके बाद भी छात्रों को महाविद्यालय आना पड़ रहा है। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि निश्चित ही शासन के आदेश के बाद उनके द्वारा क्लास बंद कर दी गई, लेकिन परीक्षाएं निरंतर चल रही है और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा फॉर्म निकाले गए हैं, जिस कारण छात्रों को कॉलेज जाना पड़ रहा है। हालांकि उनके द्वारा छात्रों को हिदायत दी जा रही है कि वह झुंड में ना खड़े हो, बावजूद इसके कि कॉलेज में भीड़ दिखाई दे रही है। राज्य शासन के आदेश अनुसार जो है कक्षाएं तो निरस्त हैं, कक्षाएं बिल्कुल नहीं हो रही हैं, पर उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि जो विश्वविद्यालय में परीक्षाएं यदि चल रही हों तो वो चलेंगी। तो एक तो ये कि परीक्षा चल रही है, जैसे अभी भी एग्ज़ाम है, सुबह भी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, और दूसरे जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय ने फॉर्म भरने की डेट वो कर रखी है, घोषित कर रखी है, तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसमें हम लोगों को निर्देशित किया है कि अभी बच्चे भीड़ भी ना करें और सिंगल एक दो लोग करते जाएं, और चूँकि छात्र संख्या वो बहुत अधिक है तो उस चीज़ पे अभी हम लोग नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो हम विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा से अनुरोध कर रहे हैं कि इस स्थिति को भी वो लोग यदि 1 सप्ताह 10 दिन बढ़ाते हैं तो ये कार्रवाई 10 दिन बाद हो जाएगी। तो इस संबंध में हमारा एक पत्र उनको जाना। समझाइश नहीं दी जा रही, क्योंकि बच्चे देखा जा रहा है वो एक झुंड बना के समूह में बहुत खड़े हो रहे हैं। एडवाइस जारी हो रही, उसका पालन भी हो रहा है, पर परीक्षा और फॉर्म भरे जाना ये दो ऐसी हैं जो कि वो विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो विश्वविद्यालय यदि उस बात को स्वीकार कर लेगा तो कल से भी बंद हो जाएगा, अन्यथा फॉर्म भरा जाने का प्रक्रिया भी चल रही है। अब मुश्किल ये है कि हम अपने स्तर पे ये आदेश नहीं कर सकते, नहीं तो हम जैसे हमारे जो स्थानीय दूसरे कार्यक्रम थे, एक हमारा ट्रैकिंग का प्रोग्राम था, एक हमारा टूर जाना था, एजुकेशनल टूर जाना था, एक सेमिनार प्रस्तावित था, तो जिले के सभी महाविद्यालयों में जहाँ जहाँ इस प्रकार की कार्रवाई थी वो सब पोस्टपोन की गई है। पर विश्वविद्यालय से संबंधित कार्रवाई पोस्टपोन करना विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए ये थोड़ी समस्या आ रही है। रामपाली थाना के अंतर्गत बिटोड़ी में एक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। जानकारी के अनुसार आरोपी उदन लखपुरे उम्र 25 वर्ष निवासी बिटोड़ी के विरुद्ध पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बैयर स्थित कान्हा राष्ट्रीय पार्क के मुख्य गेट पर लगातार सुबह से ही आम और देशी और विदेशी पर्यटकों की जांच की जा रही है। इसके लिए बाकायदा 2 डॉक्टर्स की टीम मुख्य गेट पर लगा दी गई है। सीएचएमओ डॉक्टर आरसी पनिका के अनुसार जिले के भीतर विदेश और पुणे से लौटे करीब 21 लोग लगातार स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में हैं। उनके द्वारा स्वयं स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई कि वे जिले से बाहर गए थे और ऐसे क्षेत्र में गए थे जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोग बीते दिनों में पाए गए, जिसे देखते हुए वे स्वयं स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में बने हुए हैं। हमारा विभाग स्वास्थ्य विभाग ऐसे सभी लोगों को जो कि उस एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे कोरोना वायरस है, अगर आ रहे हैं तो हम उन लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दे रही हैं। हमारी टीम जाके उनको घर पे ही परीक्षण कर रही है, परीक्षण करके उन्हें समझा रही है कि आप घर पे रहिए, अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम लगता है, सर्दी जुकाम बुखार जैसा बात आती है तो हमें रिपोर्ट करें, तो हम उसको यहाँ पे आइसोलेशन करके फिर उसको हम सैंपल भेजेंगे ताकि कोई केस अगर है तो कंफर्म हो सके। सर वो आपसे मिले हैं क्या जो 22 आए हैं? हमारे लोगों के कांटेक्ट में है, वो दूरभाष पे बात हो रही है। कुछ लोगों को हमने घरों में जाके
परीक्षण भी करवा लिया है। मेरे पास 7 केसेस का हमने परीक्षण करवा चुके हैं अभी तक। और जो एक्चुअल में विदेश से आए हुए थे, उन लोगों का परीक्षण हमने करवा लिया है और घर पे टीम भेज के। और अभी आज फिर 2 लोगों की खबर आई है कि वो बाहर से आए हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उन लोगों के लिए मैं भेज रहा हूँ। वो दोनों लोगों को करके आएंगे। एक अभी एक खबर आई है कि एक कोई पुणे से आए थे और उनका ये कहना है कि मैं आसपास सस्पेक्टेड केस थे, तो उन सस्पेक्टेड केस के कारण मुझे भी परीक्षण कर लिया जाए, उसके लिए भी हमारी टीम जा रही है। सर इसमें कोई संदिग्ध लगा क्या इसमें? नहीं, इसमें कोई भी संदिग्ध नहीं है। सर किस तरह की निगरानी कर रहे हैं आप इनसे? हम लोग वहाँ जो टूरिस्ट प्लेस है वो बैहर का मुख्य गेट, वहाँ पे मेरे कर्मचारी लगे हुए हैं, डॉक्टर लोग लगे हुए हैं। वहाँ स्क्रीनिंग हर व्यक्ति का, हर विदेशी का और देशी जो भी आ रहे हैं सभी लोगों को कर रहे हैं। वो लोग सुबह शाम उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, दिन भर हो रही है, लेकिन सुबह शाम जो लोग अंदर जाते हैं वहाँ से बाहर आते हैं मुख्य रूप से उन लोगों का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा हमने अलर्ट जारी कर दिया, कहीं से भी कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है उसके यहाँ भेज के हम परीक्षण करवा रहे हैं। हमारे पास स्टेट से सूचना आती है कि कौन कौन से लोग विदेशों से आए हुए हैं बाय प्लेन, उन लोगों को हम लोग परीक्षण करा रहे हैं। और जिले में बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन युवाओं को रोजगार दिलाने की पहल आजीविका मिशन के द्वारा की जा रही है। पिछले 2 वर्षों में करीब 4000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। वहीं अलग अलग ट्रेड में भी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। देखिए क्या है, वर्तमान में अगर देखा जाए एक छोटा सा अगर ट्रेड है सिक्योरिटी गार्ड को लेकर के, तो अगर देखा जाए तो 619 बेरोजगार युवक इस जिले के भारत के बड़े शहरों पे कार्य कर रहे हैं। चूँकि अभी एक हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है कैप्स्टन सिक्योरिटीज़, उन्होंने भी अप्रोच किया हमारे विभाग को। अब इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो एडवाइजरीज जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग 20 लोगों से ज़्यादा लोग किसी भी जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में ये संभव नहीं है, पर प्रॉस्पेक्ट जैसी स्थिति नॉर्मल होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रतिभाग कराया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले वन विभाग से जुड़े वन श्रमिकों ने आज मोर्चा खोलते हुए सीसीएफ कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस संदर्भ में संगठन के अध्यक्ष श्री मर्श कोले ने बताया कि करीब 14 वन श्रमिकों को पद से पृथक कर दिया गया है। वहीं वन श्रमिकों को आदि वेतन प्रदान की जा रही है, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और वृहद स्तर पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सजल मस्की के द्वारा भी वन श्रमिकों की मांगों का समर्थन किया गया। वन विभाग के वन सुरक्षा श्रमिक जो विभिन्न तहसील स्तर पर कार्यरत हैं, इनको विभाग के कर्मचारी और अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। बगैर कारण बताए 14 वन सुरक्षा श्रमिक को निकालने की संगठन को सूचना आई थी। उसमें बगैर 10 वर्षों से कार्यरत थे उनको भी निकाल दिया गया बगैर कारण बताए। और वन सुरक्षा श्रमिक को जो मानदेय कलेक्टर दर मिलता है 6000 7000, उससे भी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मिलीभगत करते हुए 3000 की राशि इनसे रिटर्न ले लेते हैं। और कुछ स्थानों में तो जो कार्यरत नहीं भी है उनकी भी राशि आहरित कर लेते हैं, जिसको लेके हम विगत 1 साल से हम सीसीएफ और डीएफओ स्तर पे हमने इस बात को पहुंचा है कि इनका विधिवत एक रिकॉर्ड हो कि कौन सा वन सुरक्षा श्रमिक कार्यरत है या और कहाँ कार्यरत है और उसके कितने लोग उस परिक्षेत्र में कार्यरत है, इसका एक विधिवत लेखा होना चाहिए। क्योंकि विभाग में सर जिले में तो 15 से 20 लोग करीब हैं जो कार्य से पृथक किया गया है और हमने लेटर पैड के माध्यम से वन मंत्री तक के भी दिया है और सीसीएफ कार्यालय में भी दिया, लेकिन कोई अधिकारी सुन नहीं पा रहा है और ध्यान अच्छे तरीके से दे ही नहीं रहा है। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? हमारी तो समस्या और कई दिनों से हमारी मांग तो ऐसी चल रही है सर, जो वरिष्ठ सूची में नाम जारी किया जाए और जो पृथक किया गया है उनको कार्य पर लिया जाए और जो भुगतान 7 से 8 हज़ार रुपये पेमेंट बनती है उस बीच में लगभग समथिंग लगभग आधा पेमेंट सुरक्षा श्रमिक के खाते में डालते हैं
और आधा पेमेंट दूसरे के नाम से वाउचर बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव को लेकर आज जिला सहकारी बैंक में बैंक प्रबंधन के द्वारा स्टाफ एवं अमानतदारों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया, जिसके बाद बैंक के सभी कर्मचारी अधिकारियों ने दिन भर मास्क लगाकर काम किया और संकल्प लिया कि जब तक कोरोना वायरस का प्रभाव दुनिया से समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे लगातार इसी तरह अपनी और लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपनी सेवाएं बैंकों में देते रहेंगे। आज 16 मार्च को बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों को कोरोना जो संक्रमण के संबंध में जो WHO द्वारा महामारी घोषित किया गया है, इसमें सावधानी बरतने के लिए आज मास्क का वितरण सभी कर्मचारियों को किया गया है निःशुल्क, और जगह जगह सैनिटाइजर भी रखा गया है और सभी से ये अनुरोध किया गया है कि वे मास्क पहने और सैनिटाइजर का समय समय पर हाथ धोए। उससे 10 मार्च से मध्य प्रदेश के भीतर लगातार चल रहे सियासी ड्रामे का क्लाइमेक्स खत्म नहीं हो पा रहा है। 16 मार्च को एक बार फिर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिससे मध्य प्रदेश की राजधानी का सियासी भूचाल अभी थमता दिखाई नहीं दे रहा है। भोपाल से लेकर बालाघाट तक लगातार कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर बताते हैं कि सरकार कोरोना वायरस का बहाना लेकर फ्लोर टेस्ट से बचते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन यह सरकार पूरी तरह से अल्पमत में आ गई है और ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। सरकार कोरोना वायरस का बहाना लेकर बचने के रास्ते ढूंढ रही, लेकिन ये सरकार अब बच नहीं पाएगी क्योंकि इन्होंने अपना ये अल्पमत में आ चुके हैं और ये कितने भी ऐसे प्रयास कर लें लेकिन सरकार बचना मुश्किल, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे दिख रहा है उन्हीं के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे चुके हैं जो बार बार उनसे निवेदन कर रहे हैं, और उसी में से 6 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है जबकि वे भी उपस्थित नहीं हुए थे। बाकी 16 विधायक वही बात को लेकर आधार बनाकर फिर से स्पीकर महोदय को उन्होंने अपना एक पत्र फिर लिखा है, लेकिन सरकार एन केन प्रकारेण किसी भी तरह बचने के रास्ते ढूंढ रही। लेकिन कांग्रेस की सरकार किसी भी हाल में, जितना हम देख रहे हैं घटनाक्रम को, तो सरकार बच नहीं सकती। नैतिकता के आधार पे या तो उन्हें फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए, जब आज सब सदन में विधायकगण मौजूद थे और फ्लोर टेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो उस समय नैतिकता के आधार पे उन्हें फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए या इस्तीफा देकर सरकार से बाहर हो जाना चाहिए। ये सीधा सा मामला है। सुरजीत सिंह आरोप लगाते हैं कि जब कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, उसमें से 6 विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, तो बाकी विधायकों का क्यों इंतजार किया जा रहा है? सरकार ने 10 दिन और अपने बचने के बहाने ढूंढ लिए। राज्यसभा के चुनाव तो अपने समय पे होंगे ही, 10 दिन और सरकार ने अपने बचने के रास्ते ढूंढे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व भी सभी विकल्पों पर राय मशुरा कर रहे हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी भी जल्द ही जो भी निर्णय लेगा हमारा नेतृत्व करता लोग, तो बहुत जल्दी इसमें कोई ना कोई निष्कर्ष 26 तारीख के पहले ही मेरा मानना है कि निकल जाएगा। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी? पहले तो राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, राज्यपाल महोदय से अपनी बात रखेंगे और उसके बाद संविधान में सभी दरवाजे खुले हुए, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को अगर ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि प्रदेश के हित के लिए जहाँ भी जाना पड़े संविधान का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी हर उस दरवाजे पर जाएगी जहाँ पर वो जा सके। इस पूरे सियासी ड्रामे पर कांग्रेस यही कहते हुए दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी जनादेश का पालन नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन और डरा धमका कर रोका गया है। सभी ये असंवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जिस तरह का आचरण कर रही है, ये जनादेश के और संवैधानिक विधि के पूर्णतः विपरीत है और एक तरह से जो जनादेश कांग्रेस को मिला था, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलियों के साथ जिस तरह से सरकार बनाई थी, उसके बाद कांग्रेस के विधायकों को अगवा करके 22 विधायकों को, और यह जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों के इस्तीफे हो गए हैं, इस बात को लेकर कांग्रेस का बड़ा साफ स्पष्ट कहना है कि जो विधायकों को अपहरण किया गया है, अगवा किया गया है और
प्रलोभन देकर रोका गया है और जनप्रतिनिधित्व कानून के विपरीत पूर्ण समय सीमा 5 वर्ष के पहले उनसे जिस तरह से दबाववश इस्तीफा लिया गया है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और ऐसी असंवैधानिक स्थिति के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और या केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश के वो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो 15 साल तक इस प्रदेश में कुप्रशासन चलाने के बाद पुनः सत्ता के लिए इतने ज़्यादा लोलुप हैं कि वे संविधान के और कानून के विपरीत जाकर असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न्यायालय जाने की बात पर कांग्रेस पार्टी के सदस्य कहते हैं कि निश्चित ही न्यायालय में कांग्रेस को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, जिसके बाद निश्चित ही न्यायालय हस्तक्षेप कर बंधक बने हुए विधायकों को छुड़वाने का काम करेगी। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाए और उनके इस पक्ष के विपरीत कांग्रेस भी अपना पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखेगी और जिस तरह का संवैधानिक अधिकार उन्हें प्राप्त है उसी तरह के संवैधानिक अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है। निश्चित रूप से कांग्रेस की इन दलीलों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से संज्ञान में लेगा और जो विधायक बेंगलोर में कर्नाटक सरकार ने उन्हें एक तरह से अगवा करके रखा है, उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें मुक्त कराने के भी आदेश देगा और अगर वे मुक्त होते हैं और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होता है तो माननीय कमलनाथ जी पूरी तरह से इस फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। कांग्रेस भी तैयार है। कांग्रेस इस बात के लिए भी तैयार है कि यदि विधानसभा का चुनाव तक होता है और जनादेश का यह उल्लंघन किया जाता है और बगैर संवैधानिक परिस्थितियों के अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती है तो हम सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाकर कहती है कि सरकार समय पास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसकी सुनवाई के बाद सरकार का गिरना तय है। सरकार गिरना तो तय है, लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं वो समय पास कर रहे हैं और उन्होंने आज तो बहुत बड़ी गलती की, जबकि नियम के अनुसार फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। उनके पास बहुमत है ही नहीं, हमारे पास बहुमत है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के कहने, उनकी भी मंशा थी कि फ्लोर टेस्ट हो जाए, लेकिन उनका भी कहने नहीं माना है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार रोंटा ही पे आ गई है। कांग्रेस के लोग समय पास कर रहे हैं, उनको जो भी एक दिन मिल गया तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक दिन हमारे लिए बहुत है, जान रहे हैं वो कि हमारी सरकार मतलब चली जाएगी, लेकिन वो समय पास कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि जैसे इधर उधर कुछ नियुक्तियां कर दे ताकि कुछ हो जाए, तो समय पास कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अभी जो हमारे हाई कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, तो निश्चित रूप से जो कल सुनवाई है उसके बाद में कांग्रेस की सरकार गिरना तय है। सरकार गिरी तो विधायक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे। संख्या बल कम होने की वजह से कांग्रेस फ्लोर टेस्ट से बचते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री तो देखिए, विधायक दल का नेता हमारे पार्टी के लोग तय करेंगे और ये वहाँ ऊपर की बात है, हम स्थानीय तौर पर मतलब वो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ जो तय करेंगे अपना विधायक दल का नेता वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान है कि अगर हमारी सरकार बहुमत में नहीं है तो आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाकर साबित करें। तो लेकिन अविश्वास में क्या है ना कि चर्चा होगी, लेकिन अभी तो कहने में आता कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, उसमें चर्चा नहीं होती, समय है ही नहीं, लोग उनके लोग भी कम है, तो वो इसीलिए समय पास करने के लिए कह रहे हैं कि मतलब अविश्वास से मतलब प्रस्ताव। निश्चित ही इस सियासी ड्रामे में कांग्रेसी और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रही हो, लेकिन इसका क्लाइमैक्स कब खत्म होगा, किस तरह से होगा, यह समय के साथ साथ एक अनबुझी पहले की तरह सबके सामने दिखाई दे रहा है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वैवाहिक कार्यक्रम में जाने की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई जब मोटरसाइकिल फिसलने से मोटरसाइकिल में सवार 3 लोगों में से एक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सोमवार शाम को हुआ यह सड़क हादसा हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खोड़सिवनी और नाहरवानी के बीच नहर में हुआ, जहां मोटरसाइकिल फिसलने से मोटरसाइकिल में सवार रत्नारा निवासी 60 वर्षीय प्रीतम लाल पिता काशीराम बिसेन की मौत हुई, जबकि ग्राम रत्नारा निवासी 40 वर्षीय पूरन पिता गोंडू बिसेन और पूरन के 25 वर्षीय भतीजे धनेन्द्र पिता सूरज बिसेन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कर प्राथमिक उपचार कराया गया। साथ ही परिजनों के आग्रह पर दोनों घायलों को गोंदिया के लिए रिफर किया गया। वारासिवनी तहसील कार्यालय के सभा कक्ष में 16 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग से बालाघाट जिले में नगरीय निकायों एवं पंचायतों में आम निर्वाचन के प्रभारी पर्यवेक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देश के अनुसार नगरीय निकाय और पंचायतों के आम चुनाव संपन्न कराने को लेकर निर्देशित किया गया, जिसमें बताया गया कि सभी को तत्कालीन अपडेट दी गई। विधानसभा सूची के आधार पर नगरीय निकाय और पंचायतों में नाम जोड़ना और काटना है। इसमें वही नाम काटे जाएंगे जो विधानसभा मतदाता सूची में नहीं है और वे नाम जोड़े जाएंगे जो मतदाता सूची में है। इस अवसर पर नगरपालिका, जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य BLO कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश द्वारा जारी कार्यक्रम है कि जो वार्षिक पुनरीक्षण होता है नगर पालिका, नगर परिषद और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के मतदाता सूची का कार्यक्रम, उस संबंध में ये कार्यक्रम जो काम किया जा रहा है दृष्टिकरण अधिकारियों द्वारा, उस संबंध में ये आज प्रशिक्षण शिविर था और उनसे जानकारी ली गई कि किस हद तक काम हो चुका है और आगे क्या काम है। सर, आज अपने पंचायत और जनपद और नगरपालिका दोनों को दिया गया प्रशिक्षण। सर, ये पूरे राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नगरीय निकाय और पंचायत निकाय दोनों आते हैं, तो उनकी मतदाता सूची का ये पुनरीक्षण कार्यक्रम। सर, इनकी जो विधानसभा को मानना है तो अपने इसमें नाम काटना और जोड़ने का कैसा क्या है? विधानसभा मतदाता सूची के आधार पे इसकी पूरी क्रॉस चेक करेंगे और उसके हिसाब से जो भी इसमें संक्षिप्त पुनरीक्षण के आधार पर जो परिवर्तन, संशोधन, निरसन होना है, उसके लिए अंतिम जो प्रारूप प्रकाशन होगा अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, उसके बाद उसमें कार्यक्रम किया जाएगा। कटंगी नगर पंचायत चुनाव के लिए सभी 15 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 16 मार्च को कलेक्ट्रेट सभागृह में पूरी करवाई गई। कटंगी SDM रोहित बंबोरी ने बताया कि नगर पंचायत के लिए आरक्षण प्रक्रिया दूसरी बार पूरी करवाई जा रही है। पहली बार आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जिसमें सुधार करते हुए इस बार यह आरक्षण जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर किया गया है, जिसमें इस प्रकार से आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई है। 4 OBC के लिए हमें आरक्षित करना था, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुआ है वार्ड नंबर 3, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ है वार्ड नंबर 4 और OBC के लिए जो आरक्षित हुआ है वो 1 नंबर से चालू कर दीजिए, पूरे एक साथ होता है। ठीक है। उसमें शासन द्वारा, नगर प्रशासन आयुक्त महोदय द्वारा परीक्षण करने के बाद पुनः कलेक्टर साहब को जो सर ने इसके पूर्व बता चुके हैं और सर ने सारी प्रक्रिया बताने के बाद में SC ST में जो अपना आरक्षण 10, 7, 8 और 6 नाम बताए कोई भी वार्ड नंबर 7 हो गया महिला। ठीक है। पिछली बार जो आरक्षण हुआ था वो जनसंख्या के आधार पर हुआ था, जिसमें हमने कुल नंबर जनसंख्या के आधार पर लिए गए थे। इस बार जो आरक्षण हुआ है वो जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर हुआ है, तो ये पिछली बार त्रुटि हो गई थी, इसके कारण इसके शासन के आदेश के आधार पर आरक्षण किया गया। सर, अभी मतलब कौन कौन से वार्ड में हुआ है? अभी वार्ड नंबर 3 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुआ है और वार्ड नंबर 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ है और अन्य पिछड़ा वर्ग में वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 10 अन्य पिछड़ा वर्ग में है, जिसमें से वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 10 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है और अनारक्षित में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 हैं और वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये अनारक्षित के लिए हैं, जिसमें से अनारक्षित महिला के लिए। नगर के जयस्तंभ चौक में भारतीय बौद्ध महासभा जिला इकाई की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बौद्ध महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत बागदे, जिलाध्यक्ष सतीश वैद्य सहित संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
इस बैठक में संगठन के प्रदेश सचिव प्रवीण मेश्राम के द्वारा नवीन कार्यकारिणी के गठन को लेकर विरोध जताया गया। पदाधिकारियों का कहना था कि गठित की गई नई कार्यकारिणी अवैधानिक है, क्योंकि नवीन कार्यकारिणी का गठन तब होता है जब पुरानी कार्यकारिणी भंग कर दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वही संगठन के जिला अध्यक्ष सतीश वैद्य ने कहा कि उन्हें 3 वर्ष के लिए जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया था और उन्होंने किसी प्रकार का इस्तीफा नहीं दिया है। इसके बावजूद भी नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जो कि अवैधानिक है। उनके साथ समाज है और वे 3 वर्षों के लिए जिला अध्यक्ष बने रहेंगे। का ये उद्देश्य है कि जो भी सचिव ने किया है, प्रवीण मेश्राम ने नई बॉडी बनाई है, वो फर्जी है। किसी भी बालाघाट के बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने रिजाइन नहीं किया, पूरे बॉडी ने रिजाइन नहीं किया और उसको अधिकार नहीं है कि ये बॉडी भंग जब तक के होती नहीं है तब तक के नई बॉडी नहीं बन सकती। ये हमारे दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संविधान में लिखा हुआ है और नई बॉडी बनाया वो फर्जी है। तो ये जैसे नई बॉडी बनी है उसकी जानकारी किसी को दी गई थी? जो नई बॉडी बनाया उनके द्वारा उसकी जानकारी किसी को दी है आपने या उनके द्वारा किसी को जानकारी दी? जानकारी मैंने मध्य प्रदेश के महासचिव श्री सोमकौर जी को दिया और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट पाटिल साहब को, चंद्रबोधी पाटिल को भी दे दिया है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने बॉडी नहीं बनाया है वो गैर कानूनी है? हाँ भैया। ये कि आदरणीय हमारे वसंत वागदेव जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने हमें सब पूरे पेपरों के माध्यम से पता चला कि श्री प्रवीण मेश्राम जी जो प्रदेश सचिव हैं भारतीय बौद्ध महासभा के, उनके द्वारा भारतीय बौद्ध महासभा का एक नया गठन किया गया है बालाघाट में और ये गठन पूरी तरीके से फर्जी है। क्योंकि इसके लिए फर्जी है क्योंकि आज की डेट में मुझे जब जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था तो मुझे 3 साल की नियुक्त किया गया था। बाकायदा मुझे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के दायित्व की तरफ से मुझे लेटर में उनके लेटर पैड में मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया था और मेरा जो नियुक्ति पत्र है आदरणीय माननीय कलेक्टर साहब को गया, माननीय एसपी साहब को गया और सारी चीज़ें और समाज की तरफ से ऐसे किसी भी व्यक्ति के तरफ से ऐसा मेरा कोई प्रस्तावना नहीं गया कि मैं अपने इस्तीफा दे रहा हूँ अपने पद से। फिर भी मैं अभी आज की डेट में मैं खुद ही भारतीय बौद्ध महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ और मेरा पूरा समाज मेरे साथ में है और सामाजिक लोगों। वाराणसी में रंग पंचमी के पावन अवसर पर स्थानीय वार्ड क्रमांक 5 में स्थित हेल्थ क्लब कॉलोनी की होलिका उत्सव समिति के तत्वाधान में रंगारंग कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपस्थित कवियों में प्रणय श्रीवास्तव, अंतु झक्कास, प्रदीप दर्शन, हलचल बालाघाटी, चंद्रेश तूफानी, रवि नवानी, दिनकर राव दिनकर एवं मीना जैन की रचनाओं से खुशनुमा वातावरण छाया रहा। अपना जिंदगी नहीं होती, अंधेरी रात में भी रोशनी नहीं होती, अंधेरी रात में गम की बरसात साल साल बरसती रहती, खुशी नहीं होती। कार्यक्रम रंग पंचमी पर होली मिलन कार्यक्रम उसकी सुनते हैं, इसमें हमने कवि सम्मेलन के जो है हमारा जो कोरोना जो है आमंत्रित किया है, वो भी दूर हटने की कोशिश करता है उससे। क्या संदेश देना चाहते हैं? जहाँ पर इसके पीछे संदेश है कि सभी लोगों के बीच आपसी भाईचारा रहे और जैसा रंग और गुलाल का कलर है उसमें सब लोग मिक्स हो जाएं और आज के दिन जो पूरे देश में पूरे राष्ट्र में अफवाहें हैं कोरोना वायरस की, उससे बिल्कुल न डरें, अपना ह्यूमैनिटी पावर बढ़ा के रखें, एक्सरसाइज करें और सब लोग मिलजुल के एक दूसरे को हौसला। जिले के भीतर बीते दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से रबी की फसल पूरी तरह से चौपट होती दिखाई दे रही है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द खराब हो चुकी फसल का सर्वे कराने और आरबीसी 64 के तहत मुआवजा दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। जिले में लगातार ओलावृष्टि हो रही है, पानी आ रहा है, फसल बर्बाद हो रही है और कई बार हम लोग मांग रख रहे हैं कि भाई कम से कम ओलावृष्टि हुआ, किसानों का नुकसान हुआ, जिसका सर्वे हो जाए, उसको आरबीसी 64 के अंतर्गत उसको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि करीब 2 महीने से लगातार बारिश होते जा रही है और सर्वे नहीं हो रहा है और उनका भरपाई का नुकसान का नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि
जो लगातार जो ये जो किसानों का नुकसान हुआ उसका सर्वे हो जाए और उसको RBC 6-4 के अंतर्गत उसको मतलब भरपाई हो जाए, इसके लिए हमने मांग किया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि ओलावृष्टि की वजह से खराब हुई फसल का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी वरिष्ठ स्तर पर भेजकर मुआवजे की कार्रवाई पूर्ण करवाई जाएगी। ओलावृष्टि में जो 2-3 दिन पहले ओलावृष्टि जो हुई थी उस संदर्भ में सभी जगह सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया गया। जो भी सर्वे का रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार किसानों का RBC 6,000 के अंतर्गत जो भी उनकी पात्रता होगी उस अनुसार उनको मदद की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन सतर्क एवं मुस्तैद है। सोमवार को अल्प समय के लिए TL बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने के संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर दीपक आर्य ने बैठक में बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए TL बैठक एवं जन सुनवाई आगामी आदेश तक के लिए स्थगित रहेगी। यहाँ पर जिले में जो भी हमारे स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरीज, जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं उन सभी में अवकाश घोषित कर दिया गया। उन सभी में उनको कंपल्सरीली वो लोग ना बनाएं। जो कुछ हमारे कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग जनरली चाट खाने जाते हैं या इकट्ठे होते एकत्रित होते हैं, उन सभी जगहों से भी प्रयास किया जाए कि लोग इकट्ठे एकत्रित ना हों। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लोग अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें, जगह जगह पर ना जाएं। अभी जो यथासंभव बाहरी यात्राएं जो हैं उनको रद्द करने का प्रयास करें। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो कम से कम संख्या में जाएं और मेडिकल प्रोटोकॉल से उनका विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार दिव्यांगजनों की पहचान के लिए जिला पुनर्वास केंद्र के द्वारा लगाए गए शिविर भी स्थगित रहेंगे। जिले में कहीं पर भी 20 से अधिक लोगों के एकत्र होने वाले समारोह एवं आयोजन को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। जिले के समस्त कॉलेज, स्कूल, छात्रावासों को आगामी आदेश तक के लिए बंद रखने के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस डिसीज जो है कोविड-19 जिसका नाम दिया गया है, ये कई सारे देशों में बड़ी तेज़ी से फैली है और हमारे देश में भी इसका कई सारी जगहों पर इसके मरीज पाए गए हैं। मैंने सभी जो अधिकारी हैं हमारे उन सभी से अनुरोध किया है और सभी जनता से भी अनुरोध है कि सामाजिक मेलजोल जो है भीड़ भाड़ से बचें, प्रयास करें, क्योंकि ये एक पूरा चेन है। जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीपल चेन्स को तोड़ने के लिए अच्छी बात यह है कि हम आपसे जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें जाना बंद करें। कई सारी जगह जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है वो ना करें। जो बेसिक साफ़ सफाई के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि बार बार टीवी पर प्रसारित किए जा रहे हैं, मोबाइल पे यदि आप बात करते हैं तो मोबाइल पर उससे पहले सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि हमको क्या क्या सावधानियाँ उसमें बरतनी है, उन सबका पालन किया जाए। लालबरा नगर मुख्यालय सहित पूरे क्षेत्र में 16 मार्च को लगभग 7 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहने से क्षेत्रीय जनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली कटौती की समस्या के संबंध में जानकारी लेने पावर हाउस पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा 33 kV लामता फीडर में भ्रष्ट हुए VCB पोल का सुधार कार्य किया जा रहा था। इस दौरान 132 kV उपकेंद्र से पावर हाउस के सभी फीडरों की बिजली सप्लाई बंद करने के पश्चात प्रातः 11 बजे बालाघाट से पहुंची TSG टीम एवं विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा भारी मशक्कत करते हुए सुधार कार्य पूर्ण किया गया। इसके बाद शाम लगभग 5 बजे विद्युत सप्लाई प्रारंभ की गई। परसों के दिन आंधी तूफान जो आया था उसमें 33 kV लाइन फॉल्ट हुई थी। उसमें 33 लामता फीडर जो है उसकी VCB का पोल बस्ट हो गया है। तो उसके कारण क्या है, उसको मतलब वैकल्पिक व्यवस्था तरह डायरेक्ट करके चालू किया गया था, लेकिन आज जो है उस पोल को चेंज करने का कार्य किया जा रहा है। उसके कारण सप्लाई जो है बाधित थी। कब से सर बाधित है? ये अभी सवेरे 11 बजे से। कब तक उम्मीद है सर कारपोल? 5 बजे के आसपास तक कंप्लीट हो जाएगा। तो सर कहीं बाहर से कुछ टीम आई है? हाँ, ये TSG की पूरी टीम है। TSG जो सुमाकर आते हैं पूरे आदमी हैं, लामता की टीम है, लालबरा के लोग सब मिलकर उसको कंप्लीट कर रहे हैं। लालबरा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर स्थित ग्राम पंचायत नेवर गांव में 16 मार्च को एक कार गड्ढों के कारण अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और एक बड़ी घटना होने से टल गई। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों के अनुसार जबलपुर निवासी पाठक परिवार के 5 लोग कार में सवार होकर सिवनी से लालबरा होते हुए बारासिवनी जा रहे थे। उसी दौरान ग्राम नेवर गांव के समीप सड़क में मौजूद खतरनाक गड्ढे के कारण कार अनियंत्रित हो गई और सड़क के नीचे लगभग 20 फीट दूर खेत में जा घुसी। इस घटना के पश्चात मौका स्थल पर लोगों का हुजूम लग गया एवं ग्रामीणों की मदद से कार को बाहर निकाला गया। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी PG महाविद्यालय में 17 और 18 मार्च को होने वाली रसायन विषय की प्रायोगिक परीक्षा कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए स्थगित कर दी गई है।
जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि वरिष्ठ स्तर से मिले आदेश के अनुसार यह परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित की गई है। नई तिथि घोषित किए जाने पर छात्रों को सूचित किया जाएगा। नाली निर्माण के लिए की गई खुदाई से एक गरीब परिवार के घर की नींव हिल गई। इसका असर ये हुआ कि उसके घर की मुख्य साइड की दीवार ढह गई। हालांकि इस हादसे में पूरा परिवार बाल बाल बच गया। इस घटना के 2 दिन बाद आज बालाघाट एक्सप्रेस की पहल पर नगरपालिका प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच टीम गठित की। पद्मेश न्यूज से चर्चा करते हुए सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने बताया कि उन्हें संज्ञान में मामला आया है और वह मामले की जांच करवा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग के उपयंत्री संध्या उइके को जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। घटनास्थल पर जांच करने पहुंची उपयंत्री सुश्री संध्या उइके ने मौके का मुआयना किया और पंचनामा कार्रवाई की। पद्मेश से चर्चा करते हुए उपयंत्री उइके ने बताया कि उन्होंने पंचनामा कार्रवाई की है और उन्होंने ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि इस घटना में हुई क्षति की भरपाई करे। ठेकेदार के द्वारा दीवार बनाकर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो क्षति हुई है उसका मुआवजा भी पीड़ित परिवार को दिया जाए। इस मामले में ठेकेदार पवन बिसेन ने कहा कि गलती उनकी नहीं है। उन्होंने नाली की खुदाई के बीच में पाइपलाइन आने की वजह से नगर पालिका परिषद के द्वारा काम रुकवा दिया गया, जिस कारण नाली का काम शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि वह इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ हुए हादसे पर मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उसके घर की दीवार बनवा कर दे देंगे। वर्तमान में नाली का कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसमें ठेकेदार द्वारा कार्य कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अभी अपने संज्ञान जो है उनको मैंने मौके स्थल पर भेजा हुआ है और स्थल की जांच करेंगी और स्थल जांच होने के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सर, अभी जो पीड़ित पक्ष है उसके पास रहने के लिए आवास नहीं है, तो क्या उसे अपने प्रधानमंत्री आवास में ये समायोजन किया जा सकता है उसका? अगर वो पात्रता की श्रेणी में आता है तो उसको हम पात्र करेंगे और उसकी जांच मैं अभी वर्तमान करा रहा हूँ और जांच जैसी पूर्ण हो जाएगी उसमें हम कार्रवाई करेंगे। कोरोना को रोकने की दिशा में स्थानीय नगरपालिका प्रशासन ने जारी एडवाइजरी पर अमल करना शुरू कर दिया गया है। नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन से पत्र प्राप्त होने के बाद नगरपालिका परिषद ने प्रमुख रूप से गांधी बाल उद्यान को आगामी आदेश तक बंद कर दिया है। जिलाधीश दीपक आर्य ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आगामी आदेश तक लागू रहेगी। शैक्षणिक संस्थानों को बंद किए जाने के साथ ही सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, आंगनवाड़ियां, शासकीय विभागों में कार्यरत लोक सेवकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति आयोजित सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, आधिकारिक यात्रा तथा सार्वजनिक समारोह सहित धार्मिक समारोह को भी आगामी आदेश तक स्थगित किए जाने का आदेश जारी किया गया। स्थानीय बाल उद्यान को बंद कर दिया गया है। आज शाम को तफरी करने और ओपन जिम में अपने शरीर को मेंटेन करने वाले बॉडी बिल्डरों को निराशा हाथ लगी। सभी गेट बंद होने से निराश होकर वे वापस हुए। वहीं कुछ लोगों ने इसे जागरूकता की दिशा में उठाया गया सार्थक कदम निरूपित किया। पद्मेश से चर्चा करते हुए तफरी करने वाले परिवार सहित पहुंचे श्री एस कावड़े ने बताया कि वह हमेशा गार्डन अपने परिवार के साथ आते हैं, मगर आज गार्डन बंद है। इस क्षेत्र में गांधी बाल उद्यान के सहारे व्यापार करने वालों ने बताया कि उसका चाट का ठेला है, जिसके सहारे वह रोजी रोटी चलाता है। गार्डन में आने वाले लोगों से ही उसकी रोजी रोटी चलती है। कोरोना की दहशत हर जगह देखी जा रही है और यही वजह है कि गांधी बाल उद्यान जो प्रतिदिन यहाँ पर लोगों का भारी रश रहता था और यहाँ पर व्यापार व्यवसाय हुआ करता था, आज पूरी तरह से यहाँ पर व्यापार व्यवसाय जो है वो चौपट पड़ा हुआ है। इस वक्त सभी लोग काफ़ी उदास हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ पर चाट का बिजनेस, क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? नंदकिशोर कोलते जी, ये बताएं यहीं पर आप व्यापार करते हैं? ज़्यादातर जो व्यापार चलता है किसके आधार पर चलता है? गार्डन की वजह से। गार्डन की वजह से चलता है। कितने घंटे आप व्यापार व्यवसाय कर लेते थे? कम से कम 5 से 8 बजे तक। 5 से 8 बजे तक अच्छा खासा व्यापार हो जाता है? थोड़ा अच्छा ही हो जाता है। तो आज क्या स्थिति है यहाँ? धंधा मार्केट बंद है, कई के कारण धंधा बेकार चल रहा है। बेकार चल रहा है, इससे आपको दिक्कत खड़ी हो रही है? दिक्कत खड़ी हो रही है। तो यहाँ से लोग लौट के जा रहे हैं? लौट के जा रहे हैं, देख के वापसी जा रहे हैं। वापसी जा रहे हैं। तो यानी कोरोना का असर जो है व्यापार पर भी पड़ रहा है, स्वास्थ्य के साथ व्यापार पर भी पड़ रहा है।
ये इस तरीके का ये कोरोना इतनी खतरनाक आज तक की इतिहास में कोरोना जैसा वायरस जो है जिसने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभी क्षेत्रों में तहलका मचा दिया है। यही वजह है कि जहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में असर पड़ा है वहीं आर्थिक क्षेत्र में भी भारी असर जो है वो देखा जा रहा है। कॉमर्स को लेकर गांधी बाल उद्यान आज आप आए थे, यहाँ पर क्यों आते हैं आप? हाँ जी, गार्डन घूमने आए हैं। गार्डन घूमने आए और ओपन जिम भी करने आते हैं? अच्छा, तो आज क्या दिखाया आप? आज बंद था इसलिए हम वापस जाने के लिए। अब ये 21 तारीख तक बंद रहेगा यहाँ पर, तो इससे आपको कुछ तकलीफ हो रही है? हाँ, हो रही। अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे? ओपन जिम था तो आप मेंटेन करते हैं। अच्छा, अरविंद घूम रहे हैं, गार्डन घूमने आए थे, क्या मिला यहाँ पर आपको? बंद है, तो अब आप वापस जा रहे हैं? तो मास्क वगैरह पहनिए अब आप, है ना, कोरोना की दस्तक है। ठीक है, कावड़े जी ये बताएं, आप गांधी बाल उद्यान आज अपनी फैमिली के साथ आए, रोज आते हैं आप यहाँ पर? हमेशा आते, रोज तो नहीं आते, हमेशा आते हैं। आज क्या मिला आपको यहाँ पर? आज आए तो देखे कि बंद है कोरोना की वजह से। अच्छा, कोरोना की वजह से, तो ये ठीक है? कोरोना की वजह से जो गार्डन बंद किया गया है सार्वजनिक स्थानों पर, बता नहीं सकते, इन्हें होना चाहिए ऐसा। इन्हें सार्वजनिक प्लेस पर ये ज़्यादा गंभीरता बरती जानी चाहिए, संवेदनशील मामला है। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरी दुनिया में खौफ है, वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं है। यही वजह है कि भारत सरकार के द्वारा एक विशेष एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इस एडवाइजरी को अब स्थानीय स्तर पर भी अमल में लाया जा रहा है। हाल ही में सामान्य प्रशासन, नगरीय एवं विकास विभाग के द्वारा नगर पालिका परिषद को भी ये एडवाइजरी जारी की गई है और तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने जिस तरीके की एडवाइजरी जारी की है उसमें खासतौर से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी पब्लिक प्लेस पर सामाजिक और धार्मिक आयोजन होते हैं उसकी किसी भी तरीके से कोई परमिशन स्थानीय निकाय के द्वारा न दी जाए। वहीं सार्वजनिक लॉनों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि किसी भी प्रोग्राम के लिए उनको परमिशन न दी जाए। साथ ही पब्लिक प्लेस जैसे गार्डन, जो गांधी बाल उद्यान है, गार्डन को भी इस मामले में प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्थानीय गांधी बाल उद्यान में नगर पालिका ने इस एडवाइजरी को अमल में लाते हुए आगामी आदेश तक इस गांधी बाल उद्यान को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ भाड़ जो है आज बहुत ही कम दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ लोग इस सूचना, इस आदेश जो चस्पा किया गया है, इस आदेश चस्पा करने के बावजूद लोग जो है बाकायदा ओपन जिम करने के लिए अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखना यह है कि इस पर कितना इस आदेश का कितना अमल स्थानीय स्तर पर हो पाता है। ये ज़रूरी है, एहतियात बरतना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोरोना जो है स्थानीय सरहदों से वाराणसी बालाघाट ज़िले में दस्तक दे सकता है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोरोना को गंभीरता से लें, इस बीमारी को, इस वायरस को जो है वो गंभीरता से लें और कोरोना को रोकना की दिशा में हम सार्थक प्रयास करते हुए इसको अमली जामा पहनाएं एडवाइजरी को। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़े के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। एमपी के सियासी ड्रामे पर भाजपा कांग्रेस ने लगाए एक दूसरे पर आरोप। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिले में लगी धारा 144। आईटीआई की छुट्टी पर 3 आदेश, पहले निरस्त की गई छुट्टी, फिर आनन फानन में रद्द किया गया आदेश। जर्जर सड़क, अनियंत्रित होकर खेत में चली गई कार, बड़ा हादसा टला। कटंगी नगर पंचायत के 15 वार्डों के लिए हुई आरक्षण प्रक्रिया और पद से पृथक किए जाने का मामला, वन कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।